हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर डिजीज और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन क्या है, इसके क्या कॉज हो सकते हैं और इसे ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, उन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी समझेंगे। बट उन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले डिजीज को समझना जरूरी है। तो आज के सेशन में हम उस डिजीज को समझेंगे, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके कुछ कॉज को भी देखेंगे एंड देन फिर हम ट्रीटमेंट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपर टेंशन से। हाइपर का मतलब है हाई और टेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाए तो वो कंडीशन कहलाता है हाइपर टेंशन। ओके, अब ये ब्लड प्रेशर क्या है? तो हमारे आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो एक प्रेशर जनरेट कर रहा है आर्टरी के वॉल पे। उसी आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड के थ्रू, उसी प्रेशर को कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाए तो वो कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर वाला कंडीशन क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। ओके, अब हाइपरटेंशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल, देन एलिवेटेड, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और फिर इमरजेंसी केस। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है, सिस्टोल। सिस्टोल क्या है? सिंपल वे में समझो तो कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे कहते हैं हम, एक अदर वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल हम कब यूज करते हैं? रिलैक्सेशन को। जब हार्ट रिलैक्स करता है, हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसे हम सिंपल वे में रिलैक्सेशन कहते हैं। बट अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करो तो आप मेडिकल, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डायस्टोल वर्ड। ओके, अब ब्लड प्रेशर को मेजर हम करते हैं mmHg में। ओके, ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, ये यूनिट है mmHg। नॉर्मल रेंज है जब सिस्टोल लेस देन 120 हो और डायस्टोल लेस देन 80 हो। एलिवेटेड कंडीशन कब है? जब सिस्टोल 120 टू 129 के अप्रॉक्स में हो और डायस्टोल लेस देन 80 हो। स्टेज फर्स्ट कंडीशन कब है? जब सिस्टोल 130 टू 139 के अप्रॉक्स में हो और डायस्टोल 80 टू 89 के अप्रॉक्स हो। स्टेज सेकंड कब है? जब 140 या फिर 140 से ज्यादा हो जाए सिस्टोल और डायस्टोल 90 या फिर 90 से ज्यादा हो जाए। और इमरजेंसी केस कब है? जब हायर देन 180 हो जाए सिस्टोल और डायस्टोल हायर देन 120 हो जाए। तो ये कुछ कैटेगरीज है, ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज है, नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और फिर इमरजेंसी केस। तो यहाँ पे आप ये टेबल अगर याद रख सको तो बिल्कुल याद रखो और अपने एग्जाम की कॉपी में बना कर आओ। बट यहाँ पे आपको सिंपल वे में दो चीज बिल्कुल दिमाग में रखना ही है। नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? 120 सिस्टोल हो और 80 डायस्टोल हो। अगर ये है देन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। प्लस माइनस चलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 130/80 हो या फिर 125/80 हो, देन फाइन, प्लस माइनस चलता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड हाइपरटेंशन कंडीशन कब कहेंगे? हाइपर टेंशन कब कहेंगे? जब आप इस तरीके का लिखा देखो 140/90, 140 सिस्टोल हो और डायस्टोल 90 हो। ओके, जब आप इस तरीके का लिखा देखोगे किसी के पेशेंट के रिपोर्ट में तो समझ जाओ उसे है प्रॉब्लम बीपी की, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, हाइपर टेंशन है। तो ये दो रेंज आपको बिल्कुल याद रखना ही है, अदरवाइज आप ये याद रखो तो अच्छी बात है। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं ब्लड प्रेशर का एक फॉर्मूला है। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट में हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम 1 मिनट में हमारे वेंट्रिकल से कितने अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, अगर आप इस वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझो तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? बाधा, रुकावट।
वेस्कुलर क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को वेस्कुलर कहते हैं। और पेरिफेरल जो भी हार्ट के अलावा अदर बॉडी पार्ट में जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, आर्टरीज हो या फिर वेन्स हो, तो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर। मतलब जैसे आर्म्स के ब्लड वेसल्स हो गए हो या फिर फिट के ब्लड वेसल्स हो गए हो, ये सब अदर बॉडी पार्ट, हार्ट के अलावा जो भी अदर बॉडी पार्ट में जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो है पेरिफेरल और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। और अगर इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में कोई रुकावट हो, रेजिस्टेंस हो, तो वो टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, अब ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो तो भी अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर ये कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो, मतलब 1 मिनट में हमारे हार्ट से ब्लड वॉल्यूम ज्यादा इजेक्ट हो रहा हो, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो, तो भी अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हमें जो भी ड्रग देना है, तो पहला तो हमारा टारगेट होगा ब्लड वॉल्यूम को कम करना, ताकि ये कार्डियक आउटपुट कम रहे। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और हमारा दूसरा टारगेट होगा पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करना। जब ये कम होगा तो अल्टीमेटली हम ब्लड प्रेशर को कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 टारगेट है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझना है, जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ओके, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे बॉडी में दिन भर में कई बार ब्लड प्रेशर अपने आप ही डिक्रीज होता है और अपने आप ही इंक्रीज होता है। इस तरीके से मेंटेन रहता है हमारे बॉडी में, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। जब ये कम होता है तो हमारा ब्रेन इसको इंक्रीज कर देता है, जब इंक्रीज होता है तो हमारा ब्रेन इसको डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से बैलेंस में चलता रहता है हमारे बॉडी में। ये मैकेनिज्म रेगुलेट कौन कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन रेगुलेट करके रखता है हर चीज को, ब्लड प्रेशर हो, हार्मोन्स हो, व्हाटएवर, और या फिर हमारे किसी ऑर्गन्स के फंक्शन हो, सब कुछ को कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे भी जब भी ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में डिक्रीज होता है तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है रास को, रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम। कब एक्टिवेट हुआ? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। कौन एक्टिवेट किया? ब्रेन। अब ये रास क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डिक्रीज हुआ तो इसको इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से हमारे बॉडी में ये मेंटेन रहता है। बट अगर इसके मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम? डिजीज हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ब्रेन एक्टिवेट किया रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम को कब? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। सेकंड, ब्लड प्रेशर रास जो है ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, किस तरीके से रेगुलेट? अब यहाँ तक तो आप समझ गए हो, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। किस तरीके से रेगुलेट करता है, अब वो समझते हैं। तो जब रास एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, अब ये एल्डोस्टेरोन क्या है? ये एक हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है। कहां से रिलीज होता है? एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। हमारे किडनी में, फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, और इसी ग्लैंड से रिलीज होता है ALDOSTERONE, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कब रिलीज हुआ? जब रास एक्टिवेट हुआ। ये रास क्या किया? एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया और अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा दिया। अब ये एल्डोस्टेरोन जैसे ही सिक्रीट हुआ, इंक्रीज हुआ, इसके सिक्रीशन बढ़ा, हार्मोन्स रिलीज हुए। ये हार्मोन क्या करता है? किडनी में क्या होता है? सोडियम, वाटर, ठीक है, सोडियम, वाटर, पोटेशियम, क्लोरीन और भी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और जो वेस्ट है, एक्स्ट्रा है, वो क्या होता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है
ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मतलब ये वाटर, सोडियम वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को वॉल्यूम मतलब क्या करता है, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने नहीं देता, ये ज्यादा से ज्यादा इस इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस से रीएब्जॉर्ब करवा देता है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में ये वापस से वाटर, सोडियम वगैरह रीएब्जॉर्ब होता है, तो क्या होता है, ये अल्टीमेटली क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। और अभी मैंने आपको बताया था जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या अल्टीमेटली होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ये अपने आप ही प्रोसेस चलता रहता है जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। यहां तक समझ गए आप? ओके। यहां पे आपको एक और चीज समझना है, ये रास तो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाया, और एल्डोस्टेरोन क्या किया, सोडियम वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाया ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब हुआ तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, रास क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ये वेसल्स, जब फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स है, अब ये इसको नैरो कर दिया वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस वॉल पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है, जिससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये कुछ कॉज है, कॉमन कॉज। आप अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, सोडियम इनटेक ज्यादा कर रहे हो, नमक ज्यादा खा रहे हो, ओबिसिटी है, डायबिटीज प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, अल्कोहल ज्यादा यूज करते हो, तो ये सब कुछ कंडीशन है जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये तो नॉर्मल मतलब लाइफ स्टाइल अगर अनहेल्दी है, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कम कर रहे हो, दिन भर बैठे रहते हो, खाते रहते हो, तो इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबिसिटी, सॉल्ट ज्यादा यूज करना, स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। स्ट्रेस में जो रहते हैं कॉमन, जो पीपल स्ट्रेसफुल होते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज रहता है। तो स्ट्रेस एक कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन के लिए। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं, ब्रेन रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन एक हार्मोन है, कैटिकोलैमिन्स है, नॉर एड्रेनलिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ये सब एक हार्मोन्स है जो रिलीज करता है ब्रेन। कब रिलीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्रेन रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज होता है, वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है एक रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, वो बीटा 1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, और जैसे ही नॉर एड्रेनलिन बीटा 1 रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। अगर वो हार्ट बीटा 1 तो एक रिसेप्टर है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, और सेकंड किडनी में प्रेजेंट है, फैटी सेल्स में प्रेजेंट है। ओके, तो ये 3 जगह है, लोकेशन है जहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, स्मूथ मसल्स में, लंग्स के स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब बीटा 1 एक्टिवेट होता है तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, और जब बीटा 2 एक्टिवेट होता है तो वो स्मूथ जो लंग्स के वेसल्स है उसको डायलेट करता है। बीटा 1 का काम है वेसो कंस्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, और बीटा 2 का काम है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। कहाँ पे बीटा 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है। तो कोई भी अगर अस्थमा वाले पेशेंट है तो उस कंडीशन में हम कोई ऐसे ड्रग्स देंगे जो बीटा 2 को एक्टिवेट करे, क्योंकि वहां पे हमें वेसोडाइलेशन इफेक्ट चाहिए, और बीटा 2 क्या कर रहा है, वेसोडाइलेशन इफेक्ट दे रहा है। बट बीटा 1 क्या कर रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। अगर हमें किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर को कम करना है तो हम बीटा 1 को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, बीटा 1 ब्लॉक करेंगे, और अस्थमा को ट्रीट करने के लिए बीटा 2 को एक्टिवेट करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बीटा 1 का काम है वैसो कंस्ट्रिक्शन करना, तो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हमें वैसो डायलेशन देना है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट इफेक्ट करवाना है, तो हमको बीटा 1 को ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, तो वहां पे बीटा 2 क्या काम कर रहा है, वैसो डायलेशन इफेक्ट दे रहा है। और हमें क्या अल्टीमेटली अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। तो वहां पे हम जो ड्रग देंगे वो हमें कैसे ड्रग्स देने हैं, जो कि बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, उसके फंक्शन को और बढ़ाए, ताकि प्रॉपर वैसो डायलेशन और अच्छे से हो पाए। ओके, तो यहाँ पे हम बीटा 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि हम हार्ट पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर्स पढ़ रहे हैं। जब हम अस्थमा पढ़ेंगे तो हम बीटा 2 के रिसेप्टर्स के फंक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे आप समझो कि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है। अब जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्रेन रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन। ये नॉर एड्रेनलिन जाके हमारे बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। वो क्या किया, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। अनदर बीटा 1 एक्टिवेट अगर हम किडनी में करते हैं, बीटा 1 एक्टिवेट अगर नॉर एड्रेनलिन बीटा 1 को एक्टिवेट करता है किडनी में जाकर, तो क्या होता है, ये रेनिन के रिलीज को बढ़ा देता है। रेनिन एक हार्मोन है जो कि किडनी से रिलीज होता है। तो जैसे ही बीटा 1 एक्टिवेट होता है तो वो भी क्या करता है, रेनिन के रिलीज को इंक्रीज कर देता है। अब ये रेनिन रिलीज होता है तो ये एंजियोटेंसिनोजन एक हार्मोन प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन 1 में। कौन, रेनिन। ये कब रिलीज हुआ, जब नॉर एड्रेनलिन जाके बाइंड हुआ हमारे बीटा 1 रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट है किडनी में। देन फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। इसको कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवा देता है। अब ये एंजियोटेंसिन ही यहाँ पे हमारा मेन विलन है, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। तो ये किस तरीके से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, एंजियोटेंसिन 2 ये स्टिमुलेट कर देता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को। एल्डोस्टेरोन, अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है कहाँ से, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। जब ये एक्टिवेट रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, वाटर सोडियम वगैरह को रीएब्जॉर्ब करवाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वॉल्यूम, जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो एंजियोटेंसिन 1 जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो इसका काम क्या है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा देना। अनदर, ये क्या करता है, आफ्टर लोड और प्री लोड को भी इंक्रीज करता है। एंड देन थर्ड वन, सोडियम वाटर रिटेंशन करवाता है, मतलब वापस से रीअब्सॉर्ब करवाता है ब्लड में, एक्सक्रीट आउट होने नहीं देता है। तो यहाँ पे मेन विलन क्या है हमारा, एंजियोटेंसिन 2। इसके कन्वर्जन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब हमें ब्लड प्रेशर को रोकना है, ट्रीट करना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम ये रेनिन को ब्लॉक कर दे तो ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। और अगर हम इसे भी ब्लॉक कर दे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, अगर हम इसे इनहिबिट कर दे, ब्लॉक कर दे, तो भी हम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होने से, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। अब जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फिर ये सब प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या देते हैं, रेनिन को ब्लॉक करने के लिए हम देते हैं एक ड्रग, रेनिन ब्लॉकर, एलिस्काइरिन। ये क्या करता है, रेनिन को ब्लॉक कर देता है। और हम एक यहाँ पे ACE इनहिबिटर यूज करते हैं, ACE इनहिबिटर्स यूज करते हैं। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं हो पाता एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो हम इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज समझना है
कि अगर जब नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वो बीटा 1 से तो जाके बाइंड होता है, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में जो प्रेजेंट है वहां पे भी बाइंड होता है जाकर, और हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और साथ ही साथ बीटा 1 जो किडनी में प्रेजेंट है वहां पे भी ये बाइंड होता है जाकर। जब वहां पे बाइंड होता है तो फिर ये रेनिन रिलीज करवाता है, देन फिर ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, और फिर इस तरीके से ये ब्लड वॉल्यूम को ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये बीटा पे तो फंक्शन करता ही है नॉर एड्रेनलिन, और इसका एक और रिसेप्टर पे भी फंक्शन है, अल्फा रिसेप्टर पे। अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में। अगर ब्लड वेसल्स अल्फा 1 पे जाके नॉर एड्रेनलिन बाइंड हुआ है तो वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। ब्लड वेसल्स अल्फा 1 प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में, अगर अल्फा 1 से जाके नॉर एड्रेनलिन बाइंड हुआ है तो वो क्या करवाएगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और अगर ये नॉर एड्रेनलिन अल्फा 2 से जाके बाइंड करे, अल्फा 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। अल्फा 1 कहाँ पे प्रेजेंट था, ब्लड वेसल्स वगैरह में, और अल्फा 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। अगर ब्रेन में अल्फा 2 रिसेप्टर से जाके नॉर एड्रेनलिन बाइंड करता है तो ये नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को रोकता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम जब भी ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेंगे तो हमें क्या करना है, अल्फा 1 को ब्लॉक करना है ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन जो हो रहा है वो ना हो पाए, और हमें हमेशा नॉर एड्रेनलिन के लेवल को भी कम करना है। तो हम हमेशा अल्फा 2 वाले रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे ताकि नॉर एड्रेनलिन जो ज्यादा रिलीज हो रहा है वो रिलीज कम हो पाए। तो यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही अपोजिट काम करता है। अल्फा 1 वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, लेकिन अल्फा 2 क्या कर रहा है, नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को डिक्रीज करवा रहा है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम आते हैं। यहाँ पे हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, तो उस ड्रग्स को हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब इनमें कुछ ड्रग्स है लाइक बीटा ब्लॉकर। बीटा क्या कर रहा था, अभी हमने देखा बीटा का काम क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, बीटा 2 रिसेप्टर किडनी में जो प्रेजेंट है वो रेनिन को रिलीज करवा रहा है, जब भी नॉर एड्रेनलिन उससे जाके बाइंड हो रहा है। तो हमें नॉर एड्रेनलिन के बाइंडिंग को बीटा 1 रिसेप्टर के साथ रोकना है। बीटा 1 से नॉर एड्रेनलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो वो ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ा पाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं ताकि वो जो बीटा रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो पाए, ताकि जो नॉर एड्रेनलिन है वो उसके साथ बाइंड ही ना हो पाए। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन बीटा ब्लॉकर्स देते हैं लाइक मेट्रोलॉल, प्रोपेनॉल, एसिटोलॉल, ये सब यूज करते हैं हम बीटा ब्लॉकर के लिए। ठीक है, ये कॉमन ब्लड प्रेशर मेडिसिन है। देन फिर हम डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स देते हैं लाइक एलिस्कायरिन। रेनिन को ब्लॉक करने के लिए, अभी मैंने उस वाले स्लाइड में बताया था रेनिन को ब्लॉक करना है, तो वहां पे हम एलिस्कायरिन देते हैं। ACE इनहिबिटर्स, हमें एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करना है। एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवा रहा था, और हमें इस कन्वर्जन को रोकना है। तो यहाँ पे हम ACE इनहिबिटर्स देंगे। तो कौन कौन से है वो, एनाप्रिल, कैटाप्रिल, ये सब कुछ ACE इनहिबिटर्स है। देन फिर हम एंजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर भी देते हैं लाइक ऑल्मिसार्टेन, कैंडिसार्टेन, ये सब कुछ क्या है, डायरेक्ट ये क्या करता है, एंजियोटेंसिव रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और फिर हम डायरेटिक्स देते हैं। ये डायरेटिक्स क्या करता है, ये डायरेटिक्स वाटर पील्स है। थायाजाइड मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है थायाजाइड्स, जो हम यूज देते हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को। थायाजाइड्स क्या है, डायरेटिक्स है, ये वाटर पील्स है। ये जो सोडियम वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा था और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो ये रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर वगैरह, सोडियम वगैरह को एक्सक्रीट आउट करवाता है बॉडी से, ताकि वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब ना हो पाए और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को ना बढ़ा पाए। तो यहाँ पे हम इस वजह से डायरेटिक्स यूज करते हैं, और डायरेटिक्स में हम लूप डायरेटिक्स भी देते हैं, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स भी देते हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम थायाजाइड्स। देन फिर वैसोडाइलेटर्स देते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन से भी हमने देखा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था। वैसो कंस्ट्रिक्शन बोले तो ब्लड वेसल्स नैरो होना, तो वहां पे भी नैरो होने के कारण क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो हम अल्टीमेटली वैसोडाइलेटर्स देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो पाता है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, तो प्रॉपर ब्लड फ्लो हो पाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है।
देन हम अल्फा ब्लॉकर यूज करते हैं। अल्फा 1 हमने देखा था, अल्फा 1 प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में और वो क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो हम यहाँ पे अल्फा 1 ब्लॉकर यूज करते हैं। और हमेशा हम अल्फा 2 एक्टिवेटर यूज करेंगे, ब्लॉकर नहीं, अल्फा 1 ब्लॉकर यूज करेंगे, बट अल्फा 2 को हमको एक्टिवेट करना है, क्योंकि वो अल्फा 2 का काम क्या है, नॉर एड्रेनलिन को डिक्रीज करना, तो हमें अल्फा 2 के काम को और बढ़ाना है, एक्टिवेट करना है, बट हमें अल्फा 1 को ब्लॉक करना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। तो हम अल्फा 1 ब्लॉकर्स देते हैं, लाइक प्राजोशिन, टेराजोशिन। जहां भी आप जोशिन जोशिन वर्ड यूज कर देखोगे लास्ट में लिखा होगा, तो समझ जाना वो अल्फा ब्लॉकर है। और लॉल लॉल वाले जितने भी ड्रग्स है, लॉल लिखे होंगे, LOL लास्ट में ड्रग्स के लॉल लिखे होंगे, तो वो समझ जाना बीटा ब्लॉकर्स है। और प्रील प्रील लिखे होंगे लास्ट में, PRIL, तो समझ जाना वो AC इनहिबिटर्स है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देन फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे। कैल्शियम का अल्टीमेटली आप एक काम तो समझ ही लो, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो हमें कैल्शियम के एंट्री को ब्लॉक करना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देकर। अब नेफिडिपिन, एम्लोडिपिन, हाँ, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, जो भी ड्रग्स में लास्ट में डिपिन लिखे हो, DIPINE, डिपिन वाले जितने भी ड्रग्स आप देखोगे वो सारे किस कैटेगरी के ड्रग्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अल्फा 2 एगोनिस्ट, अभी मैंने आपको बताया था अल्फा 1 को ब्लॉक करना है, बट अल्फा 2 को हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है, एगोनिस्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा, ये सब क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। और ये कहाँ पे कहाँ पे अल्फा 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में। तो ये जितने भी जो ड्रग है अल्फा 2 एगोनिस्ट वाले जो भी ड्रग्स है, वो सेंटर पे काम करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे जाके काम करते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को कम करता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, ड्रग्स है, जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो ब्लड प्रेशर को क्योर कर पाए, बट हाँ, हम मेंटेन करके रख सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी वे में रखेंगे तो भी ब्लड प्रेशर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो अपने लाइफ स्टाइल को सुधार कर रखें, और साथ ही साथ ये कुछ मेडिसिन वगैरह जो बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। ऐसा होता है कि जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, और फिर बाद में क्या होता है, उसे अचानक से हार्ट डिजीज, उनके जो हार्ट डिजीज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक हो सकता है उनको, या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है तो पता नहीं चलता है, बट ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, लाइक चक्कर आना, बजिंग इन ईयर्स, और ब्लड विजन प्रॉपर दिखाई ना देना। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि आपके ब्लड प्रेशर में कुछ चेंजेस है। और हमेशा जो भी 40 के अबव वाले पेशेंट है, एज 40 से ज़्यादा एज वाले पेशेंट हैं, उनको हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि उनको पता रह पाए कि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम हाइपरटेंशन तो पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया। एक और ड्रग है अरिदमिया, तो हम इसके अगले लेक्चर में अरिदमिया को समझ लेंगे और उसके ट्रीटमेंट्स को भी समझ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नोट्स बनाएं और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।